नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर इंटरनेशनल खबरों के साथ, मिडिल ईस्ट की अपडेट्स के साथ। इजराइल के अंदर एक नया तमाशा शुरू हो गया है। एक नया सीज फायर प्लान आया है, उसको लेके मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इस सीज फायर प्लान के आने के बाद इजराइल में नेतन्याहू की अपनी मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर झगड़ा शुरू हो गया है। दो मंत्री हैं, दोनों का नाम मैं पहले ले चुका हूं। एक तो गैंट्ज है उनके मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं वो। ये वही हैं जो अमेरिका गए थे, जिनको बीच में ये चल रहा था कि नेतन्याहू को हटाकर वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अमेरिका में इनको काफी सपोर्ट मिला था। हिलरी क्लिंटन के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, कमला हैरिस के साथ मीटिंग हुई थी, बाइडेन के साथ मीटिंग हुई थी, ब्लिंकन के साथ मीटिंग हुई थी। गैंट्ज नेतन्याहू की पार्टी के नहीं हैं, लेकिन वहां जो गठबंधन सरकार है उसका हिस्सा हैं। और जो वार कैबिनेट बनी है, यानी मंत्रियों का जो समूह बना है, ग्रुप बना है, जो इस युद्ध में इजराइल क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सारा कुछ तय करता है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। गैंट्स का एक बयान आया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इजराइल अपने अगवा किए हुए लोगों को वापस नहीं कर पाता है तो इस सरकार को गिरा दिया जाएगा, यह सरकार नहीं चलेगी। यानी उन्होंने कहा कि इजराइल अगर सीज फायर के नए प्रस्ताव को नहीं मानता है तो हम सरकार को गिरा देंगे। गठबंधन में है, अल्पमत सरकार है, गिराया जा सकता है। तो गैंट्स धमकी दे रहे हैं कि अगर ये सरकार अपने अगवा किए हुए लोगों को वापस लाने के लिए सीज फायर के प्रस्ताव को नहीं मानती है तो इस सरकार को गिरा दिया जाएगा। अब यह बयान आया क्यों? क्योंकि सीज फायर की बात जो ही शुरू हुई, वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, बेज़लेल स्मोट्रिच, उनका बयान आया कि रफा के ऊपर अगर हमला नहीं होता है, सीज फायर स्वीकार कर लिया जाता है, जाहिर सी बात है कि अगर सीज फायर हो जाएगा तो रफा के ऊपर हमले की जो प्लानिंग चल रही है वो प्लानिंग कैंसिल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर रफा के ऊपर हमला नहीं होता है तो यह सरकार गिरा दी जाएगी। यानी एक ही सरकार के, बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के दो मंत्री जो गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता हैं और इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, एक रक्षा मंत्री हैं तो दूसरे वित्त मंत्री हैं, वो दो एकदम अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं। एक तरफ से जिनको अमेरिका का सपोर्ट हासिल है वो कह रहे हैं कि सीज फायर करना ही होगा ताकि हमारे जो बंधक लोग हैं, जो अगवा किए हुए लोग हैं, उनको वापस लाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सरकार गिरा देंगे। दूसरी तरफ जो दक्षिणपंथी उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्मोट्रिच मैंने नाम बताया, वो ये कह रहे हैं कि अगर सीज फायर हुआ, यानी अगर रफा पर हमला नहीं हुआ, तो सरकार गिरा दी जाएगी। ये बवाल चल रहा है इजराइल के अपने मंत्रिमंडल के भीतर, वार कैबिनेट के भीतर। और इस बीच में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से पूरे संकेत आ रहे हैं कि दोबारा सीज फायर की बातचीत शुरू की जाएगी। हमास की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि हमास के लोग कैरो जाएंगे जहां पर बातचीत होगी। अब यह पूरा मसला क्या है, कहां से सीज फायर की बात दोबारा शुरू हुई, इसके आड़ में क्या क्या है, इसके पीछे क्या क्या चल रहा है, वो सारा कुछ आज की वीडियो में मैं डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक अच्छी खबर आपको दे दूं। आपको वर्ल्ड सेंट्रल किचन के बारे में याद होगा, जिसके 4 लोगों को मार दिया गया था, इजराइल के सैनिकों ने मार दिया था, जिसकी जांच चल रही है। और जिसके बाद पूरी दुनिया में इजराइल की जमकर लानत मलामत हुई थी, मजम्मत हुई थी, बहुत सारी आलोचना हुई थी, क्योंकि उसमें जो लोग थे वो ऑस्ट्रेलिया के भी थे, अमेरिका के भी थे, इंग्लैंड के भी थे, दुनिया भर के गोरे देशों के थे। तो उसकी जबरदस्त मजम्मत हुई थी और उसके बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने वहां पर काम करना बंद कर दिया था। अब देखिए, वर्ल्ड सेंट्रल किचन जो है वो दुनिया भर में इमदाद पहुंचाने की एक बहुत शानदार एजेंसी है, जो ऐसे इलाकों में जाकर लोगों को खाना और दूसरी सारी चीजें मुहैया कराती है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने अपना काम बंद कर दिया था। नुकसान तो गजा वालों का ही हुआ और इजराइल चाहता भी यही था कि ये लोग यहां से चले जाएं, गजा भूखों मरे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले हैं कि एक तरफ वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने खाना दोबारा देना, यानी इमदाद दोबारा पहुंचाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जो इजराइल कल तक इतना सारा शोर मचा रहा था, अब बाकायदा उसकी आर्मी के बयानात आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि गजा के अंदर
जो हेल्प है उसको स्पीड अप किया जाएगा। गजा के अंदर लोगों को इमदाद, मदद जो है वो और ज्यादा पहुंचाई जाएगी, जिसके लिए कई सारे दरवाजे जो बंद थे, कई सारे बॉर्डर्स जो क्लोज किए गए थे, उन बॉर्डर्स को, उन एंट्री पॉइंट्स को खोला जा रहा है ताकि दुनिया भर से जो मदद आ रही है वो उन लोगों तक पहुंच सके। तो ये एक अच्छी खबर है। सीज फायर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीज फायर के पहले भी जिस तरह से वहां भूखमरी की खबरें आई, जिस तरह से वहां परेशानी की खबरें आई, ये एक अच्छी खबर है कि लोगों को खाना पीना कम से कम टाइम से मिल जाएगा। हो तो ये भी रहा है कि अमेरिका जो पायर बनाने वाला था उसका कहना है कि 1 महीने के अंदर वो पायर जो है तैयार हो जाएगा। वो पायर क्या है? आप समझिए कि एक तट है, आर्टिफिशियल तट होगा जहां से जहाजों में जो इमदाद आएगी, जहां से उतारी जाएगी और वहां से फिर गजा के अंदर पहुंचाई जाएगी। हालांकि इसको लेकर अभी भी सवालात हैं और बहुत सारे जेन्युइन सवालात हैं कि आखिर ये पायर बन क्यों रहा है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि वो ऐसे इलाके में है जहां गजा के पेट्रोल, तेल और गैस के रिजर्व्स हैं। तो अमेरिका का इरादा इनडायरेक्टली इन पर कब्जा करने का हो सकता है, या इन पर कब्जा करने में इजराइल की मदद करने का हो सकता है। यह भी हो सकता है कि भविष्य में उसका उपयोग इंटरनेशनल आर्मी के लिए भी किया जाए, लेकिन अभी तो इमदाद की बात की जा रही है। अमेरिका और इजराइल के ऊपर भरोसा वही कर सकता है जिसने इनका इतिहास बिल्कुल ना पढ़ा हो, इसलिए मैं कोई भरोसा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, अगर अभी इमदाद पहुंचती है तो यह एक अच्छी खबर होगी। अब आते हैं असली खबर पे कि सीज फायर का इतना शोर क्यों अचानक दोबारा होने लगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में, बहुत सारे दोस्तों ने फोन पे कहा कि तुम जरा ज्यादा बढ़ा घटा के बोलते हो, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हालांकि अगर आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने 3 चीजें उसमें बताई थी। पहली चीज मैंने यह बताई थी कि आईसीसी का अगर वारंट जारी होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि अगले ही दिन नेतन्याहू के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी और उसको ले जाकर हेग की जेल में बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर वारंट जारी होता है तो उसके लिए मूवमेंट करना, दूसरे मुल्कों में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह मैंने बताया था और इसके लिए एग्जाम्पल दिया था पुतिन का कि पुतिन के ऊपर यह वारंट जारी हुआ है। और इसी वजह से जब G20 का हमारे देश में कार्यक्रम चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, उसमें पुतिन नहीं आया था। पुतिन बहुत सोच समझ के सिर्फ उन मुल्कों में जाता है जिनको दोस्त समझता है, उसके अलावा दूसरे मुल्कों में नहीं जाता है। मैंने कहा था यही चीज इजराइल के नेतन्याहू और 2-3 और मिनिस्टर्स पे हो सकती है जिनके खिलाफ आईसीसी में केस है। मैंने आपको यह भी बताया था कि आईसीसी के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, जो एक ब्रिटिश मुस्लिम है, बेसिकली पाकिस्तान के हैं लेकिन ब्रिटिश मुस्लिम हैं, उनका अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उस रिकॉर्ड को लेकर मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि वो ये जारी करेंगे या नहीं। और जो मैंने कहा था, आप इजराइल का कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए। मैं जो बातें करता हूं हवा में नहीं करता हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अल अरबिया देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मिडिल ईस्ट मॉनिटर देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप पैलेस्टीनियन क्रॉनिकल देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप टर्की की न्यूज एजेंसी AA को देखिए। मैं किसी मिडिल ईस्ट, किसी मुस्लिम देश के, किसी भी अरब देश के अखबार की बात नहीं कर रहा। इजराइल के अपने अखबारों की बात कर रहा हूं। चैनल 12 देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इजराइल देख लीजिए, जेरूसलम पोस्ट देख लीजिए, हारिज देख लीजिए। ये वो अखबार हैं जो इजराइल से निकलते हैं। और जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ इजराइल तो पूरी तरह से इजराइल सरकार के अपने गोदी मीडिया हैं जिनमें बिल्कुल उन्हीं की खबरें छपती हैं। पिछले 3-4 दिनों के ये अखबार आप इंटरनेट पर, वेबसाइट पर खोलकर देख लीजिए। फ्री अखबार है, मेंबरशिप आपको नहीं लेनी पड़ेगी। हारिज के अलावा किसी की मेंबरशिप नहीं है, सारे फ्री अखबार हैं। इनको खोल के आप देख लीजिए, आप पाएंगे कि जो बात मैं 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कह रहा था, आज इन सारे अखबारों में भरी पड़ी है। इन अखबारों में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर नेतन्याहू के गिरफ्तारी के वारंट निकल सकते हैं और इसको लेकर इजराइल बेहद परेशान है। अमेरिका और अपने दूसरे जो दोस्त मुल्क हैं उनसे लगातार कह रहा है कि कैसे भी इसको रोका जाए।
यहां तक कि उसके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अपने जो कंसुलेट्स हैं, दूतावास हैं, उनको वायर किया है और कहा है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसके लिए तैयार रहें। यानी जो मैं एक हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले कह रहा था कि आईसीसी का वारंट निकल सकता है नेतन्याहू और उसके कुछ मंत्रियों के खिलाफ, वो बात पूरी तरह से सही साबित हो रही है। इजराइल अब खुद कह रहा है कि एक हफ्ते के अंदर यह वारंट निकल सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर यह वारंट निकलेगा तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से यह हमास के नेताओं के खिलाफ भी निकलेगा और इजराइल के नेताओं के खिलाफ भी निकलेगा। आईसीसी जो जांच कर रहा है वो उस इलाके में जो युद्ध अपराध हुए हैं उसकी जांच कर रहा है। तो 7 अक्टूबर को जिस तरह का हमला हुआ था उसमें भी काफी सिविलियन मारे गए थे और उसके बाद तो इजराइल 34,000 से ज्यादा सिविलियंस को मार चुका है, जिसमें बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं, बीमार शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं। इसलिए दोनों तरफ का बैलेंस करने की कोशिश करेगी आईसीसी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वारंट निकलता है तो यह वारंट दोनों के खिलाफ निकलेगा और इस वारंट के चलते बेंजामिन नेतन्याहू के लिए आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, खास तौर से ऐसे हालात में जब ऐसा लगता नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब बहुत लंबे समय तक इजराइल का प्रधानमंत्री बना रह सकता है। तो एक बार अगर वो प्रधानमंत्री पद से हट गया, बहुत सारी सुरक्षाएं उससे हट गई, उसके बाद उसके लिए इजराइल से बाहर निकलना, दीगर मुल्कों में जाना, यह सारा कुछ बहुत मुश्किल हो सकता है और एक्सट्रीम केस में उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यह दुनिया है जनाब, यहां कब कौन पलट जाए। आज लगता है कि सब कुछ हरा हरा है, बड़ी हरियाली है, लेकिन किस दिन सूखा पड़ जाए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस दिन दुश्मन दोस्त बन जाए, किस दिन दोस्त दुश्मन बन जाए, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इजराइल में आज सबसे बड़ी चर्चा कोई चल रही है। इजराइल के मंत्रियों के मीटिंग हो रही है, इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, अमेरिका भेजा जा रहा है और यह सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अंदेशा है कि एक हफ्ते के अंदर इस तरह का वारंट निकल सकता है। अब यह वारंट निकल सकता है और आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में पहले से ही साउथ अफ्रीका ने केस किया हुआ है और उस केस के इंटरिम फैसले में भी जेनोसाइड की बात की गई थी। तो सारी चीजों के बावजूद, अमेरिका से लगातार हथियार मिलने, यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर मुल्कों की सरपरस्ती के बावजूद इजराइल में नेतन्याहू एक चिंता में है और उसी चिंता का यह परिणाम है कि सीज फायर के मामले पर वो काफी झुका है। पहले वो बात कर रहा था कि 40 लोगों से शुरुआत की जाए, यानी 40 बंधकों को, 40 अगवा किए हुए लोगों को छोड़ा जाए, जिनमें औरतें होंगी, बूढ़े लोग होंगे, बीमार लोग होंगे। लेकिन हमास ने यह कहा था कि जो कैटेगरी आपने बनाई है, इस कैटेगरी के 40 लोग हमारे पास नहीं है, हमारे पास मैक्सिमम 20 लोग इस कैटेगरी के हो सकते हैं, क्योंकि बाकियों को तो आपने बम गिराकर मार डाला। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि हमास ने एक वीडियो जारी किया था एक बंधक का, जिसमें वो बता रहा था कि कैसे दूसरे जो बंधक हैं, अगवा किए हुए लोग हैं, वो इजरायली बमबारी में मारे गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल झुका है और इजराइल ने ये 20 की शर्त मान ली है कि चलो 40 नहीं 20 को रिहा कर दो, हम मान जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, पहले ये कह रहे थे कि 60 दिनों का या 3 महीने का या इस तरह का कोई हम समझौता करेंगे कि इतने दिनों का ही सीज फायर होगा। अब बात हो रही है सस्टेनेबल सीज फायर की, यानी लंबे समय तक जो सीज फायर चल सके उसकी बात हो रही। ये वही चीज है जो हमास लगातार डिमांड कर रहा था कि सीज फायर जो हो वो कोई 3 महीने 4 महीने का ना हो, एक लंबे पीरियड का हो, ताकि गजा के अंदर रिकंस्ट्रक्शन हो सके, ताकि गजा में जो मकान तोड़ दिए गए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज खत्म कर दी गई हैं, सड़कें तोड़ दी गई हैं, पानी की व्यवस्था खत्म हो गई है, वो सब दोबारा एस्टैब्लिश किया जा सके और किसी पीस के रास्ते पर चला जा सके। तो अब जो बात हो रही है वो बात हो रही है सस्टेनेबल पीस या सस्टेनेबल काम की, यानी ऐसी शांति स्थापित की जाए जो सस्टेन कर सके, जो लगातार चल सके, जिसमें डिस्टरबेंस का बहुत चांस ना हो। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता हूं। अच्छी बात यह है कि हमास के जो वहां रिप्रेजेंटेटिव हैं खलील अल हया, उन्होंने भी
हुदना की बात की है। हुदना अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है लंबी शांति, यानी दोनों पक्ष जो हैं वो लंबी शांति की बात कर रहे हैं। हमास भी ये देख रहा है कि आसमानी जो हमले हो रहे हैं उसमें लगातार तबाही हो रही है, जनता परेशान हो रही है, तो हमास भी सीज फायर चाहता है, लेकिन ऐसा सीज फायर चाहता है जो लंबा हो, सस्टेनेबल हो। अब ये सस्टेनेबल कैसे होगा? सस्टेनेबल तब होगा जब गजा से सेना हटा लेगा इजराइल। अगर गजा के अंदर इजराइल की सेना होगी, क्लैशेस होंगे, भिड़ंतें होंगी, फिर गोलियां चलेंगी, फिर गालियां चलेंगी और पीस सस्टेनेबल नहीं होगा, शांति मेंटेन नहीं रहेगी। हमास ये कह रहा है कि आप अपनी सेना वहां से हटा लीजिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस शर्त को भी मानने के लिए इजराइल तैयार हुआ है। इसीलिए जो नए निगोशिएटर हैं, पहले से ही आप जानते हैं कि कतर निगोशिएट कर रहा था, अभी इजिप्ट ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना शुरू किया है, जिसका एक कारण है। रफा के ऊपर अगर हमला होता है तो रफा के लोगों को आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वहां बॉर्डर पड़ता है इजिप्ट का। इजिप्ट को यह डर है कि अगर रफा पे प्रेशर पड़ेगा तो ये सारे लोग इजिप्ट के अंदर घुसेंगे और हमें उनको शरण देनी पड़ेगी। ये एक नई तरह की प्रॉब्लम होगी जो सीसी नहीं चाहता है, इसलिए इजिप्ट ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया और अब कतर के साथ इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। और इजिप्ट ने कहा है कि इजराइल और हमास दोनों आगे बढ़े हैं सस्टेनेबल काम, या जिसको खलील अल हया ने कहा हुदना के लिए। इसी बीच में एक और बड़ी घटना हुई है। अल अरबिया की खबर यह है कि सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फतेह, उनकी अध्यक्षता में अरबिक कंट्रीज की एक मीटिंग हुई है इजराइल और फलस्तीन के बीच में सीज फायर को लेके। और इस मीटिंग के साथ खबर यह आई है कि ब्लिंकन साहब एक बार फिर से सऊदी अरब आ रहे हैं, यानी उनके आने से पहले यह मीटिंग करके तैयारी की गई है। अब ब्लिंकन साहब भी आ रहे हैं सीज फायर की तैयारी कराने के लिए, यानी ये सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए, जिसके पीछे एक कारण तो मैंने आपको यह बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कभी भी वारंट निकल सकता है। दूसरा और बड़ा कारण है, वो कारण यह है कि जब से ये चीजें चल रही है, हूती ने रेड सी में सबका जीना हराम किया हुआ है। वो लगातार रेड सी में जो इजराइल जा रही जहाजें हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है। कल एक बयान छपा था, टर्की की जो न्यूज एजेंसी है AA, उसमें एक बयान छपा था कि स्वेज कैनाल से जो रेवेन्यू होता था वो 50% कम हो गया है। और यह बयान इंटरनेशनल अखबारों में, गार्जियन वगैरह में भी छपा हुआ है। अब अगर 50% रेवेन्यू टर्की का कम हुआ है तो आप यह सोच के देखिए कि इजराइल का रेवेन्यू कितना कम हुआ होगा जिसके यहां वो जहाजें जा रही थी। तो आर्थिक दबाव लगातार पड़ रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल की फाइनेंशियल स्टेटस लगातार खराब हो रही है। तीसरी जो वजह है वो है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के साथ जंग लगातार चल रही है। अभी कल की एक खबर है कि हिजबुल्ला के डर से वहां का एक हॉस्पिटल, जो बड़ा हॉस्पिटल है, उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से अंडरग्राउंड होकर वो चल रहा है, खुल के ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्ला का डर कितना है। एक तरफ इजराइल ये लगातार दावे करता रहता है कि हमने बहुत सारे हिजबुल्ला के लोगों को मार दिया। अभी एक बयान आया कि आधे जो उसके कमांडर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन अब वेस्टर्न प्रेस, गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब में ऐसी खबरें छप रही हैं, ऐसी रिपोर्ट छप रही हैं जो बता रही हैं कि हिजबुल्ला को लेकर ये जो इजराइल दावे कर रहा है, ये सिर्फ अपने जनता को खुश करने के लिए दावे कर रहा है। इतने लोग पहली बात तो हिजबुल्ला के मारे नहीं गए हैं टारगेटेड किलिंग के बावजूद। दूसरा, हिजबुल्ला के पास एक बड़ी सेना है, इसलिए जो लोग मारे भी जा रहे हैं उनकी जगह लेने के लिए लोग हैं। और हिजबुल्ला के साथ जो इजराइल की लड़ाई चल रही है उसमें इजराइल को भी बराबर का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते नॉर्दर्न इजराइल लगभग खाली पड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। साथ में एक फैक्टर यह आया है कि इजराइल के बहुत सारे सैनिक अब इतनी लंबी लड़ाई से थके हुए हैं। अभी यह खबर आई थी कि 30 सैनिकों ने, उसके 30 जो रिजर्व सैनिक थे, उन्होंने कहा कि अगर रफा में वार होती है तो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो वहां भी मैं पहले बता चुका हूं कि काफी नुकसान हुआ है, मेंटल इश्यूज बहुत सारे आए हैं, हॉस्पिटल में मानसिक रूप से जो बीमार हैं वैसे सैनिकों की संख्या बढ़ी है, बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए हैं। तो वहां से भी एक प्रेशर है इजराइल के ऊपर कि अब युद्ध को और ना बढ़ाया जाए। तो ये जो चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है, इसी बीच में ईरान का मामला आया, वो पूरी कहानी मैं आपको बता
चुका हूं। अब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया अमेरिका और बाकी सारी कंट्रीज ने। चाइना से कहा गया कि आप ईरान से ये ना खरीदें, तेल ना खरीदें, ईरान को ये ना बेचें। चाइना ने कहा हम आपकी नहीं सुनेंगे। रशिया कह रहा है हम आपकी नहीं सुनेंगे। यानी ईरानी तेल और ईरानी चीजों के लिए मार्केट भी है और ईरान हथियार खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है रशिया को, चाइना को और भी कई कंट्रीज को। और इतनी तो तय बात है कि अमेरिका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं चाहता कि ईरान के साथ इजराइल का वार हो। और साफ बात यह है कि अगर गजा में युद्ध नहीं रुकेगा तो हमेशा इस बात की संभावना बनी रहेगी कि किसी भी दूसरे मोर्चे पर लड़ाई शुरू हो सकती है। और वो लड़ाई अगर शुरू होगी तो जहां तक जाएगी उसको कंट्रोल करना ना अमेरिका के बस की बात होगी, ना किसी और के बस की बात होगी। ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से लगातार सीज फायर की कोशिश हो रही है। और देखिए, मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि मेरा दिल तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी, फौरन से पेशतर, अगर परसों हो रहा हो तो कल हो रहा हो तो आज वहां सीज फायर हो जाए, ताकि वहां के जो लोग हैं, गजा की जो अवाम है, उनको शांति से जीने का मौका मिले। बम गिरने बंद हो, जो उनके घर टूट गए हैं वो घर दोबारा से बने, हॉस्पिटल्स बने, बच्चों के स्कूल खुलें ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। आप जानते हैं कि यूएनआरडब्ल्यूए के ऊपर इजराइल ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोक दी थी अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत सारे मुल्कों ने। उसका असर यह पड़ा है कि जो टेंट्स वगैरह में स्कूल चल रहे थे वो भी चलना मुश्किल हुए हैं। हालांकि कल की ही खबर है कि यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल ने जो आरोप लगाए थे उसमें से 5 आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब अगर यह सारा कुछ पीस होता है, यूएनआरडब्ल्यूए को फिर से फंडिंग शुरू होती है, तो बच्चे स्कूल जा पाएंगे, मस्जिदें दोबारा तामीर होंगी जिसमें जाके लोग इबादत कर पाएंगे, अस्पताल बनेंगे जहां लोगों के इलाज होंगे, घर बनेंगे, लोग चैन से रह पाएंगे। और तभी यह हो पाएगा कि सऊदी अरबिया और बाकी सारी कंट्रीज वहां के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, गजा की रीबिल्डिंग के लिए पैसे वगैरह रिलीज करेंगी। ताकि, हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह की तबाही हुई है पूरी तरह से उसको ठीक करने में 10 से 15 साल लग सकते हैं, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस शुरू तो हो। कम से कम यह डर तो खत्म हो कि आप कहीं सोए हुए हैं और ऊपर से बम गिर जाएगा, कम से कम कोई बीमार पड़े तो उसको इलाज तो मिल जाए। इसीलिए मैं तो चाहता हूं कि जितनी जल्दी सीज फायर हो उतना अच्छा है। तो अभी जो संकेत मिल रहे हैं उनसे 2 चीजें बहुत क्लियर हैं। पहली बात तो यह कि किसी भी दिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट आ सकता है, जिसके बाद इजराइल की इंटरनेशनल सिचुएशन काफी मुश्किल भरी होने वाली है। और दूसरी बात यह कि इन सारी वजहों से अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है और सीज फायर की बात जो अभी हाल तक लग रही थी कि हमेशा के लिए खत्म हो गई है, वो फिर से शुरू हुई है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि एक ऐसा सीज फायर वहां पर हो पाएगा जिससे सस्टेनेबल पीस स्थापित होगा। मैं दुआ करता हूं और आप लोग भी दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी वहां सीज फायर हो, जल्दी से जल्दी वहां शांति हो। उसके बाद दुनिया फलस्तीन पे बात करना शुरू करे, फलस्तीन को सारी दुनिया में मान्यता मिले, यूएन के अंदर मेंबरशिप मिले, फलस्तीन को आजादी मिले और वहां के बच्चे, वहां के लोग भी चैन की, सुकून की, आजादी की सांस ले सकें। आज के लिए इतना ही। और यह अपील कि इस इशू पर हम लगातार बोल सकें, लिख सकें, बातें कर सकें, इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की भी जरूरत है। कई तरीकों से आप सपोर्ट कर सकते हैं। पहला सपोर्ट तो यही है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो दूर तक भेजें। इजराइल फलस्तीन के अलावा भी दीगर विषयों पे हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, वो आपको पसंद आते हैं तो दूसरों तक भेजें। अगर आप हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम की मेंबरशिप है। अगर डायरेक्टली आप हमें मदद करना चाहते हैं तो हमारा जो पिन कमेंट है उसको खोल के देखिए, वहां फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो इंस्टामोजो के थ्रू आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं, जैसे चाहे मदद करें। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमें आपसे ताकत मिलेगी तभी हम लगातार सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।